सर नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष यहाँ पर हमारी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के और इस विधानसभा के वरिष्ठ पदाधिकारी गण यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आए हुए सभी पत्रकार गण, आप सभी को मैं अपना नमस्कार करता हूँ और आभार, आप लोग समय निकाल कर आए हैं। मैं कुछ बातें बताने के लिए दिल्ली से आज यहाँ पर आया हूँ, कुछ बातें जो मेरे मन में हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि दिल्ली ने जो देखा है, दिल्ली में और आम आदमी पार्टी में शुरू में जो लोग थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में और आंदोलन में, उन लोगों ने जो देखा है उसकी बात देश के उन राज्यों में जानी बहुत ज़रूरी है जहाँ पर वही झूठ दोबारा बेचने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार का छलावा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली ने जो देखा उसका एक छोटा सा अनुभव, खास तौर पे ये जो ऐतिहासिक लगभग 100 साल के बाद पूरी दुनिया में आई हुई महामारी जिसका सामना पूरा विश्व कर रहा है, पूरी मानवता कर रही है, उसके दौरान किन लोगों का क्या एटीट्यूड रहा था, किस प्रकार से मानवता को कुचलने का काम उस पार्टी ने किया जो दिल्ली में सत्ता में बैठी है और यहाँ पर पंजाब के लोगों से आज उसी प्रकार के झूठ बोल के वोट मांगने के लिए आई है, वो मैं बताना चाहता हूँ। एक बात तो वही है जो संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताई कि किस प्रकार से लेबर को, मजदूरों को, मेहनतकश लोगों को, श्रमिकों को किस प्रकार से उस काल में, कोरोना के काल में भगाया गया, सरकारी बसों में बैठकर और बॉर्डरों पे जाकर छोड़ दिया गया और उसके बाद उनको क्या खाना मिलेगा, कैसे अपने घर जाएंगे, कैसे जीवित भी बचेंगे, इसका भी ख्याल नहीं किया गया। और उसके वीडियो, बस्तियों के अनाउंसमेंट के वीडियो वो सब थे। ये घटनाक्रम ये बताता है कि सत्ता के लिए, सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए मानवता का कोई मूल नहीं था, जीवन का कोई मूल नहीं था, केवल राजनीति करनी थी। उसी में हमने दूसरी वेव में ऑक्सीजन के समय जो पैनिक क्रिएट हुआ और मुझे लगता है कि उसकी कीमत तो पंजाब के लोगों ने भी चुकाई होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन पंजाब पहुंचनी थी, जो ऑक्सीजन यूपी पहुंचनी थी, जो ऑक्सीजन और देश के अन्य राज्यों में पहुंचनी थी, वो झूठ बोल के दिल्ली में रोकी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली तो एफिडेविट देने से मना किया गया। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का जो एफिडेविट, जहां बोला गया था कि ऑक्सीजन की कमी थी कोरोना काल में, अभी परसों दिल्ली की सरकार ने बोला कि वहां कमी नहीं थी। तो उसकी कीमत, अगर होशियारपुर में किसी की प्राण ऑक्सीजन की कमी से गए तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी वहीं पर थी जहां पर इस ऑक्सीजन को झूठ बोलकर रोका गया था दिल्ली की सरकार के द्वारा। ये तो कोरोना की बात है, लेकिन इससे पहले आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे उनकी अगर अब बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात, स्वराज की बात, जन लोकपाल की बात, जनता से पूछकर काम करने की बात, इन सारी चीज़ों का छलावा दिल्ली की जनता ने देखा है और आज दिल्ली उसकी कीमत चुका रही है। एजुकेशन, जिसका झूठ पंजाब की जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ के इमोशनल लोगों को, भावुक लोगों को बेचने की कोशिश की जा रही है, एजुकेशन का झूठ। मैं यहाँ पे ये सवाल आप सबके माध्यम से पूछने के लिए आया हूँ कि दिल्ली में ऐसा एक भी स्कूल जो पिछले 7 साल में इस सरकार के द्वारा जिसकी फाउंडेशन रखी गई हो और कंप्लीट किया गया हो, ऐसा एक भी स्कूल दिल्ली के अंदर अगर बना है तो पंजाब की जनता को उसका नाम बता दें, उसकी लोकेशन बता दें कि वो स्कूल कहाँ पर बना है दिल्ली में, जिसका फाउंडेशन इस सरकार ने रखा हो और कंप्लीट किया हो। ऐसा एक भी फ्लाईओवर जिसका फाउंडेशन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखा हो और 7 साल में कंप्लीट किया हो। ऐसा एक भी अस्पताल जिसका फाउंडेशन आम आदमी पार्टी की सरकार ने रखा हो और 7 साल में 7 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता। कोई एक भी परियोजना बता दे, हॉस्पिटल का नाम, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, फ्लाईओवर का नाम, स्टेडियम का नाम, एक भी जिसकी फाउंडेशन रखी गई हो इस सरकार के द्वारा और कंप्लीट किया गया हो 7 साल में। तो किस प्रकार के मॉडल की बात की जा रही है? आज हेल्थ का दिल्ली का मॉडल ऐसा कोलैप्स कर गया है कि दिल्ली के अंदर कोरोना के काल में ना ऑक्सीजन थी, ना बिस्तर थे, ना इलाज थे और हाथ खड़े कर दिए गए थे, सेना को लगाने की नौबत आ गई थी। एजुकेशन, जॉब का इतना बड़ा झूठ यहां पर बोला जा रहा है। आरटीआई के द्वारा जानकारी दी गई, अरविंद केजरीवाल ने यहां पर आकर जनसभा में बोला कि 10 लाख लोगों को नौकरी दी गई है। मैं आपके माध्यम से यह कहता हूं कि 10 लाख क्या 10,000 लोगों के नाम की लिस्ट भी सार्वजनिक करके दिखाओ। आरटीआई के द्वारा दिल्ली की सरकार का जवाब है 3,500 लोगों को नौकरी मिली है पिछले 7 साल में और मुख्यमंत्री खुद झूठ बोल रहे हैं यहां पे आकर कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिली है।
यानी हेल्थ में झूठ बोला जा रहा है, एजुकेशन में झूठ बोला जा रहा है, जॉब में झूठ बोला जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में झूठ बोला जा रहा है, और उसी झूठ को यहां पर बेचने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक मनी का मिसयूज विज्ञापन में किस प्रकार से किया जाता है, उसका सबसे वल्गर, सबसे भ्रष्ट उदाहरण अगर कोई है तो वो दिल्ली की सरकार है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग, जागरूक लोग, इस बात को खुद देख रहे हैं अखबारों और टीवी के माध्यम से कि पब्लिक मनी के मिसयूज, और अगर ये बीमारी, इसको आप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आप ये समझ लीजिए जैसे कहीं आपके क्षेत्र में किसी युवा को नशे की प्रॉब्लम हो जाए तो सोचने की शक्ति चली जाती है, जो दिखता है वो अच्छा दिखने लग जाता है, लेकिन अंदर से शरीर गलने लग जाता है, बीमारियां घर कर जाती हैं, घर की इकोनॉमी खत्म हो जाती है, और जब तक होश आता है तब तक कुछ बचता नहीं है। आप आम आदमी पार्टी को इस चिट्टे की, नशे की बीमारी के बराबर समझिएगा, और आप ये मानिएगा कि ये जो झूठ आज यहाँ बेचने की कोशिश की जा रही है, एक बॉर्डर स्टेट में, एक प्रॉस्पेरस स्टेट में, एक ऐसे स्टेट में जो भारत का रोल मॉडल है, उसको जिस जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसके सामने अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपनी बात रखने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और एक और बात मैं यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि दिल्ली के भयानक दंगे उसी क्षेत्र में हुए जहाँ मैं रहता हूँ। उन दंगों में मारे गए लोगों को, पीड़ित परिवारों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। दिलबर नेगी, एक 22 साल का लड़का, उत्तराखंड से नौकरी करने आया था, जिसके हाथ पैर काट के जिंदा जला के उसको मारा गया। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, जिनको गली से खींचते हुए ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था, उसके घर के अंदर ले जाके उसकी हत्या की गई। चुने हुए निगम पार्षद की छत पर बम मिले, पेट्रोल बम मिले, गुलेल मिली, हथियार मिले और नरसंहार करने की साजिश के प्रमाण मिले। इस वक्त दिल्ली के हाईकोर्ट में दिल्ली दंगों की सुनवाई चल रही है। वहां पर उमर खालिद के खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं, वहां पर सफूरा जरगर के खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं, वहां पर ताहिर हुसैन के खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं। इन सबको बचाने वाला कौन था दिल्ली में? इन सबको प्रोटेक्शन देने वाला कौन था? इनको शरण देने वाला कौन था? दिल्ली में जो भयानक नरसंहार जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक आतंकियों के द्वारा प्लान किया गया, उसके पीछे कौन लोग थे? उनके सामने खड़े होकर किसने बोला था कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं? ये मनीष सिसोदिया ने बोला था। किन्होंने कहा था कि ये सड़कें बंद करेंगे तो कोई बात नहीं, इनको खाना पानी हम भिजवाएंगे। दंगों में सरकार किसके दरवाजे पे मदद करने गई और किसके दरवाजे पे मदद करने नहीं गई, ये सवाल भी पंजाब के लोगों को पूछने होंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार के देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकी, दंगाई, जिनकी छतों में बम रखता है, उनको शरण देने वाले, उनको बचाने वाले ऐसे लोग अगर आज आपके बीच में आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भारी कीमत पंजाब की धरती को भी चुकानी पड़े। पंजाब ने पहले भी अलगाववाद की बहुत भारी कीमत चुकाई है, बड़ी मुश्किल से चीज़ें शांत हुई हैं। तो मैं दिल्ली के दंगों के इन मुद्दों को, इन बातों को आपके बीच में रखने के लिए आया हूँ, झूठे वादों का सच बताने के लिए, और ये कहने के लिए दोबारा कि छोटी छोटी नशे से बाद में शरीर, घर, परिवार सब बर्बाद होता है। आम आदमी पार्टी को आप ये समझ लीजिएगा, ये जो झूठा सपना दिखा रहे हैं, ये पंजाब को एक नशे में, एक बर्बादी में ले जाने की साजिश की तरफ बढ़ रहे हैं। और जब भी आप अपना मतदान करें, इन सवालों को, कितने जॉब थे, कितने स्कूल थे, कितने कॉलेज बने, कितने फ्लाईओवर बने, कितने हॉस्पिटल बने, दंगाइयों को शरण क्यों दी, इन सवालों को अपने दिल में और दिमाग में सोचने के बाद ही पंजाब की जनता अपना मतदान करे, ये कहने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत आभार आप सब। 9 मिनट का आपका ये इंटरव्यू है और उसमें आपने सारा टारगेट आप पे किया है। कांग्रेस आपको अच्छी लगती है? कांग्रेस पार्टी देश में ख़त्म हो चुकी है और मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस बार पंजाब से भी कांग्रेस मुक्त पंजाब बनाने की तरफ जा रही है। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी का सच पिछले कुछ सालों में पंजाब ने अच्छी तरह से देख लिया है। वहाँ पर किस प्रकार से खुद ही एक दूसरे को चोर साबित किया जा रहा है। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस की कमी बताने के लिए सिद्धू क्या कम है, रोज सुबह सिद्धू की पत्नी, सिद्धू की बेटी, सभी बता रहे हैं कांग्रेस कितनी बड़ी चोर है। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के बारे में पंजाब को अच्छी तरह पता है और आम आदमी पार्टी के बारे में भी पता है प्रबुद्ध लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को। लेकिन दिल्ली का जो दर्द है वो एक बार जरूर पंजाब के गांवों तक, पंजाब के शहरों तक पहुंचे, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक लोगों में ये बात चल रही है कि आने वाले टाइम में जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे पार्टियों के हालात चल रहे हैं, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी दोबारा से इकट्ठी हो सकती है।
मुझे नहीं लगता कि इसके कोई भी संभावना दूर दूर तक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बताई कि उस वक्त के जो देश के हालात थे और पंजाब के हालात थे, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन में रही, बरसों तक रही। और आज पंजाब को आगे बढ़ाना, 21वीं सदी का पंजाब बनाना, पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विकास का, सबके साथ का जो मॉडल है उसको पंजाब तक लाना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अब अकेले चुनाव के मैदान में है, एक नई टीम मैदान में है जिसमें कैप्टन साहब साथ में है। तो मुझे ये लगता है कि इस बात की अब तो कोई संभावना दिखाई नहीं देती कि दोबारा साथ में अमित जी, आप बार-बार यही कह रहे थे कि 117 सीटों पे चुनाव लड़ोगे, फिर अब गठबंधन की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा था कि कैप्टन की हर व्यू का, कैप्टन की हर प्रक्रिया का बीजेपी विरोध करती थी। आज कैप्टन साहब अच्छे हो गए? नहीं, मेरे को ये लगता है कि शायद कैप्टन साहब ने जिस प्रकार से केंद्र के साथ किस प्रकार से चलना है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो उनका वोकल स्टैंड था वो भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड के साथ मैच करता है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया, उन्होंने एक स्टैंड लिया है कैप्टन साहब ने, जो देश की राजनीति में शायद कभी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का, बॉर्डर का मुद्दा आया तो उन्होंने खुलकर इस बारे में बोला है और हमें गर्व है कि हम उनके साथ चुनाव के मैदान में। केजरीवाल ने एससी भाईचारा से अपील की है कि हमें चुनाव में जिताएं और आने वाले समय में बाबा साहब और भगत सिंह की फोटो लगेंगी, किसी भी सियासतदान की फोटो नहीं लगेगी। दिल्ली में कितनी बाबा साहब जी की और भगत सिंह जी की फोटो लगी है, मुझे लगता है ये जरूर पूछना चाहिए। मैं फिर से इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आके जो कहा जा रहा है वो किया कितना गया है। 7 साल से आपको कहाँ पे लगी है भगत सिंह जी की फोटो दिल्ली में, कहाँ पे लगी है बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो दिल्ली में? दिल्ली के तो हर अखबार और टीवी में एक ही फोटो लगी है और सबसे बड़ी एक ही फोटो लगी। भगत सिंह की जयंती पे भी अपनी फोटो लगा के अखबार में भेजा जा रहा है, अम्बेडकर जी की जयंती पे भी अपनी फोटो लगा के भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपने चेहरे से ऑब्सेस्ड है और सत्ता को केवल पंजाब को स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कैप्टन साहब के साथ गठबंधन जो किया गया है, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में पार्टी जो है कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है? मेरे को लगता है कि इसका फैसला चुना हुआ विधायक दल ही करेगा, सब लोग मिलकर करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, एक तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। एक खास वर्ग को इस हद तक अपीस करना कि अगर वो दंगे भी कर रहे हैं, शहर भी बंद कर रहे हैं, तब भी उनके साथ जाके खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में, जिसका सपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी में दिखाया गया था, लेकिन वो सच नहीं किया गया। तो डेमोक्रेसी का मॉडल हो या विकास का मॉडल हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का मॉडल हो या सबको साथ लेके चलने का मॉडल हो, आज नरेंद्र मोदी जी ने एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने रखा है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक मॉडल पूरी दुनिया के सामने रखा है। और मुझे लगता है कि इसी कारण केवल मैं ही नहीं, देश में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते थे, वो सब आज एक मंच पर खड़े हो रहे हैं। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਆਏ हो? हाँ जी, मैं 2017 में बाहर आया हूँ, मंत्री था सरकार के अंदर। बीच 2.5 साल के बीच कार्यकाल में पार्टी को छोड़ा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैंने पार्टी को छोड़ा। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के फाउंडर मेंबर और आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और मुझे ये लगा, सरकार में रहते हुए छोड़ा, सरकार का टर्म पूरा नहीं किया, और शायद इस देश में बहुत कम ऐसे मंत्री होंगे जो बीच सरकार में अपने कार्यकाल को छोड़ के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग हुए होंगे। क्योंकि मुझे ये लगा कि जिन बातों को कहकर जनता से वोट मांगा गया था, जिन बातों को कहकर जनता के बीच में गए थे, चाहे वो स्वराज की बात हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से लड़ने की बात हो, चाहे वो शीला दीक्षित के घोटालों को खोलने की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, गरीब इलाकों में, गरीब बस्तियों में, उन सब बातों में छलावा किया गया। और इसीलिए सार्वजनिक तौर पर बुलंद आवाज करके सामने से लड़ते हुए उस सरकार से अलग हुआ हूं और उसी बात को आज पंजाब की जनता को बताने के लिए आया हूं। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛਲਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ जनता ਨੂੰ? जो मैंने अपनी बात में ये कहा है कि आप आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को एक नशे की बीमारी से कम मत समझिएगा, जिसमें जो इंसान नशा ले रहा होता है उसको जब तक होश आता है तब तक उसका शरीर, उसका परिवार, उसका घर सब बहुत भारी कीमत चुका होता है। और इसीलिए इस बीमारी से बचने से पहले जो सही सवाल हैं वोट डालने से पहले इन सवालों को जरूर उठाया जाए। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
बिल्कुल नशा खत्म होना चाहिए और उसी के लिए ऐसे लोग जरूर आने चाहिए जो नशे की समस्या को जड़ से मिटाएं। इंटरनेशनल जो ड्रग का ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध हों, और ऐसे लोग तो जो बिल्कुल सत्ता में नहीं होने चाहिए जिनकी खुद की इकोनॉमी नशे से चलती हो। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਜੋੜ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण अलग हुए हैं और इसी कारण आज आमने सामने खड़े हैं। इसी कारण पंजाब के लिए, देश के लिए अलग अलग विचार होने के कारण ही आज सामने खड़े हैं, वरना वो जो साथ था वो बना रहता। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ इस चीज को रोकने वास्ते? नहीं, अगर भाजपा नशे में साथ होती तो फिर खाली पंजाब में नहीं होता, भाजपा के देश में जितनी सरकारें हैं उन सब में होता। तो गठबंधन आपको जोड़ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਚ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ? नहीं, जितना मेरी जानकारी में और हम सबकी जानकारी में, भाजपा के कार्यकर्ता ने हमेशा से सड़क में, गली में, जिले में, शहरों में नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बुलंद आवाज लड़ाई लड़ी है, केस दर्ज कराए हैं कई कार्यकर्ता, बाद में पुलिस कार्रवाई में कोर्ट में भी जाकर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा नशे से आज पहली बार लड़ने के लिए पंजाब में उतरी है। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा नशे के विरोध में खड़ा रहा है, पंजाब की तरक्की के लिए, पंजाब के विकास के लिए नींव निर्माण का कार्य किया है और आज उसी नींव के ऊपर ये संगठन आज मैदान में खड़ा हुआ है। ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਗੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਪਾਰਟੀ? क्या बोले? ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾर्टी? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ के आए हो, जैसे आप और जगह पे जी, घूमे नहीं, हैं, तो मेरे को- भाजपा की क्या स्थिति है? मेरे को ये लग रहा है कि पंजाब बदलाव के लिए, पंजाब नरेंद्र मोदी जी के विकास के मॉडल के लिए, शांति के लिए और जिन कठिन समय को पंजाब ने अतीत में देखा है वो कभी वापस ना आए, उसके लिए वोट करने का मन में एक संकल्प लेकर इस बार वोटिंग करने जा रहा है। अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आने वाले हैं और मैं एक करंट कहीं ना कहीं जरूर देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, खासकर महिलाओं के और बेटियों के मन में। और मुझे लगता है कि जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा उस दिन बहुत सारे लोगों को पंजाब के चुनाव के परिणाम से हैरानी होने वाली है, भाजपा को और जिस प्रकार का जन समर्थन गठबंधन को मिलने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। एक सर क्वेश्चन है कि केजरीवाल आखिरी चुनाव में एक आतंकवादी खालिस्तानी उनके घर रुके थे, उसको कैसे देखती है? पंजाब की जनता को ये सवाल बार बार पूछना होगा। पिछली बार वो रुके थे, इस बार पर्दे के पीछे से हैं, लेकिन वो ही गठबंधन है, उसी प्रकार की फोर्सेस हैं, वो ही नीयत है। और अब तो दिल्ली में दिल्ली दंगों का एक्सपेरिमेंट करने के बाद पंजाब में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने दिल्ली दंगों की बात को यहाँ पर उठाया है इस मंच से, जिससे